हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का लक्ष्य सिविल सर्विसेज गोपालगंज के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं शशि स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो लेक्चर में। जैसा कि पता है, इसके पहले लेक्चर 1, 2 और लेक्चर 3 आपने देख लिया है। हम कर रहे हैं बिहार का भूगोल और इसका पूरा ये लेक्चर सीरीज हम कंप्लीट कर रहे हैं। और अब भी अगर सिंसियर स्टूडेंट होंगे तो बिहार स्पेशल किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे 70 बीपीएससी हो, बिहार का दरोगा हो का पेपर हो या बिहार एसएससी का पेपर हो, किसी भी पेपर में बिहार ज्योग्राफी के अंतर्गत आने वाले किसी भी प्रकार के प्रश्न को काफ़ी आसानी तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे। क्योंकि ये जो लेक्चर सीरीज हम ले रहे हैं काफ़ी डिटेल में और काफ़ी बेहतरीन तरीके से, मतलब बहुत सारी किताबों का जो निचोड़ है इस लेक्चर सीरीज के माध्यम से हम ले रहे हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं और पीछे के लेक्चर सीरीज को देखना है तो आप जाइए, चैनल का हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप वहाँ से बाकी तीनों वीडियो, जिसमें पहले में हम बिहार का इंट्रोडक्शन, सेकेंड लेक्चर में हमने बात किया है आपका बिहार का भूगर्भिक संरचना, और उसके बाद से एक बिहार की अवस्थिति एवं विस्तार। तो ये 3 लेक्चर अभी तक यूट्यूब पे अपलोड किया जा चुका है। आज के चौथे लेक्चर में हम बात करेंगे बिहार का भौतिक विभाजन या फिजियोग्राफिक ऑफ बिहार के बारे में हम बातचीत करेंगे। इस लेक्चर के माध्यम से बिहार में किधर पर्वत पठार मैदान किधर किधर अवस्थित है इसके बारे में बातचीत करेंगे। तो काफ़ी ये महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि हम एक ही लेक्चर के अंतर्गत पूरे इस टॉपिक को फिनिश कर लेने की हमारी पूरी ऐसा है कि हम इसको फिनिश कर लेंगे, ठीक है। तो ये जितने भी स्लाइड हैं ये आज का हमारा लेक्चर का हिस्सा है। देख रहे हैं कितने बढ़िया सा सारा आपका क्लासिफिकेशन कर दिया गया है। फिर इधर जाएंगे तो पूरा मैप के थ्रू आप देखेंगे बिहार के फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में। फिर इधर जाएंगे तो फिर ये आपको एक्चुअल मैप पे फिर हम आपको दिखाएंगे, फिर इसका पूरा डिटेल। तो ये जितने स्लाइड हैं आप चाहें तो वीडियो देखते समय आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर आपका स्क्रीनशॉट लेने का विचार नहीं है तो कोचिंग का टेलीग्राम चैनल है लक्ष्य सिविल सर्विसेज गोपालगंज, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। आप वहां से हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करके आप इन सारे स्लाइड्स को, 15-20 स्लाइड हैं बिहार के भौतिक विभाजन के रिगार्डिंग, आप इसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर देख सकते हैं। या फिर लेक्चर के साथ आप नोट्स बना लेते हैं तो और भी बेहतर होगा। आप आराम से अपना ये नोट्स बना लेंगे। बिहार भूगोल हम इस लेक्चर सीरीज के माध्यम से कुल 20 से 22 वीडियो होगा और फिर बिहार ज्योग्राफी को ख़त्म करेंगे। उसके बाद से आपकी रिक्वायरमेंट होगी तो फिर बिहार का इतिहास और ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। 2-3 चैप्टर होने के बाद हम बिहार लोक सेवा आयोग के प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चंस को भी आपको दिखाएंगे किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बीपीएससी के लिए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप रिवीजन भी यहाँ से कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम दिखाएंगे तब आपको पता लग जाएगा कि सारी चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंस रखती हैं, ठीक है। तो आज का टॉपिक हमारा है बिहार का भौतिक विभाजन, फिजियोग्राफिक ऑफ बिहार। इस टॉपिक के अंतर्गत देखिए हमको स्पेशली जो पढ़ना होता है वो बिहार के मानचित्र के अंतर्गत कहाँ पे पर्वत, कहाँ पे पठार, कहाँ पे कोई पहाड़ी है या फिर कहाँ पे कोई मैदानी इलाका है, मैदानी इलाकों में भी अलग अलग जो प्रकार है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना है। तो फिजियोग्राफी का मतलब ही होता है आप जैसे किसी बॉडी का आप आप मान लीजिए कि इसका स्कैन करेंगे तो बॉडी के अंतर्गत कहाँ पे कौन से ऑर्गन्स है उसके बारे में पता चलता है। वैसे इस टॉपिक के अंतर्गत बिहार के अंतर्गत कहाँ पे पर्वत, कहाँ पे पठार, कहाँ पे मैदान, ये सारी चीज़ें हैं, इनके बारे में आपको पता चलेगा, ठीक है। तो आइए लेक्चर की शुरुआत करते हैं बिहार का भौतिक विभाजन। तो यहाँ पे दिया हुआ उच्चावच की दृष्टि से धारा या फिर धरातलीय स्वरूप के आधार पर बिहार को 3 भागों में बांटा जा सकता है। यानी जो पूरे बिहार है उसको हम 3 पार्ट में बांट सकते हैं। अब ये 3 पार्ट कौन कौन सा होगा, यहाँ पे देखिए हिमालय का पर्वत पदीय क्षेत्र, पर्वत पदीय इन द सेंस कि माउंटेन से जो सटा वाला इलाका होता है ना उसको पर्वत पदीय क्षेत्र के नाम से जानते हैं, या इसी को उत्तर का शिवालिक श्रेणी भी कहा जाता है। तो दोनों में से आप कोई भी कह ले, हिमालय का पर्वत पदीय क्षेत्र या उत्तर का शिवालिक श्रेणी, या फिर इसी को तराई क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। अगर पूरे बिहार का एरिया 94,163 किलोमीटर स्क्वायर में से बात करेंगे तो इसका एरिया है 932 किलोमीटर स्क्वायर, और ये पूरे बिहार के टोटल क्षेत्रफल का 0.6% भाग पे फैला हुआ है। नेक्स्ट फिजियोग्राफी के अंतर्गत दूसरा पार्ट है बिहार का विशाल मैदान। इसका टोटल क्षेत्रफल है 90,650 वर्ग किलोमीटर, और ये पूरे बिहार का क्षेत्रफल का लगभग 98.26% हिस्सा शेयर करता है, ठीक है। इसके बाद जाएंगे तो दक्षिणी सीमांत पठार या दक्षिण बिहार और झारखंड के बॉर्डर पे जो दक्षिणी बेल्ट है वहाँ पे दक्षिणी सीमांत पठार है, और दक्षिणी सीमांत पठार के टोटल क्षेत्रफल जो है 25 से 81 किलोमीटर, जो पूरे बिहार के क्षेत्रफल का 3.86% यहाँ पे शेयर होता है।
ठीक है। तो इस तरह से फिजियोग्राफी और बिहार यानी ऊंचावच की दृष्टि से पूरे बिहार को हम कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों में बांटते हैं। 3 भागों में मान लीजिए कि ये आपका बिहार का ये आपका मैप है, तो इसको पूरे 3 भागों में बांट देंगे। ऊपर वाला ये वाला बेल्ट हो जाएगा आपका शिवालिक रेंज, शिवालिक वाला भाग हो जाएगा। नीचे जाएंगे तो फिर ये का सीमांत पठार वाला इलाका हो जाएगा, झारखंड से जो बॉर्डर सटे हुए हैं। और ये वाला बीच का पूरा भाग आपको मैदानी क्षेत्र होगा, जो लगभग बिहार का अधिकांश हिस्सा मैदानी क्षेत्र में 96.26%। अब यहाँ से बीच से गंगा रिवर फ्लो करती है, तो ऊपर वाला भाग उत्तर बिहार का ग्रामीण उत्तर बिहार का मैदानी भाग कहलाता है, और दक्षिणी पार्ट वाला दक्षिणी बिहार का मैदानी भाग कहलाता है। ठीक है, ये पूरा बिहार का विभाजन है। अब यहाँ पे इस स्लाइड में आप देखेंगे तो बिहार के विभाजन को या फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ बिहार के बारे में आप देखेंगे, तो उसका फिर यहाँ पे सब क्लासिफिकेशन सब किया गया है। ध्यान से देखिए, सबसे पहले यहाँ पे शिवालिक रेंज यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, शिवालिक रेंज, इसी को हम क्षेत्र या फिर उत्तर पश्चिमी का पर्वतीय क्षेत्र भी इसको हम कह सकते हैं। तो उत्तर पश्चिम का पर्वतीय क्षेत्र या शिवालिक क्षेत्र या फिर इसी को शिवालिक पर्वतीय क्षेत्र अलग अलग नामों से जानते हैं। अब ये फर्दर 3 पार्ट में विभाजित है या इसको 3 भाग में बांटा गया है। अब ये 3 भाग कौन कौन सा है, एक बार ध्यान से देखेंगे यहाँ पे। सबसे पहला इसमें है सोमेश्वर की पहाड़ी। ये सारा चीज़ हम आपको मैप पे दिखाएंगे कि कहाँ पे सोमेश्वर की पहाड़ी है और कहाँ पे सारी चीज़ें लोकेटेड है। तो सबसे पहला इसमें है सोमेश्वर पहाड़ी, दूसरा इसमें हरहा घाटी या फिर दून घाटी। तो जो पर्वतीय क्षेत्र है इसको 3 भागों में बांटा गया है, सोमेश्वर की पहाड़ी, हरहा घाटी या दून घाटी, या फिर लास्ट में तीसरा अगर बात करेंगे तो रामनगर दून। तो ये आपका तीसरा रामनगर दून। तो सबसे पहले बिहार का फिजियोग्राफी और बिहार को 3 भागों में, उसमें से एक भाग है क्षेत्र या शिवालिक पर्वतीय क्षेत्र, इसको फिर से हम 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले सोमेश्वर की पहाड़ी, उसके बाद से हरा घाटी या इसी को दून घाटी के नाम से जाना जाता है, और एक तीसरा है जिसका नाम है रामनगर दून। ठीक है, अब इसके बारे में बारी बारी से हम डिटेल में पढ़ेंगे, पहले इस मैप को हम समझ रहे हैं। उसके बाद से दूसरा है मैदानी भाग यानी बिहार का मैदानी भाग। बिहार के मैदानी भाग में जाएंगे तो यहाँ पे देखो उत्तरी, अब इसको 2 भागों में बांट दिया गया है। उत्तरी गंगा का मैदान, 1 सेकेंड आप थोड़ा रोकिए। तो यहाँ पे देखेंगे तो आपको उत्तरी गंगा का मैदान मिलेगा, फिर इधर जाएंगे तो आपको दक्षिणी गंगा का मैदान मिलेगा। तो पूरे गंगा जो मैदानी भाग है उस मैदानी भाग में देखेंगे तो उत्तरी गंगा का मैदान, फिर दक्षिणी गंगा का मैदान। उत्तरी गंगा का मैदान, अच्छा पूरा ये गंगा प्लेन का जो क्षेत्रफल था यहाँ पे आपको क्या हुआ था, कितना, 90,650। ये पूरा इसका 90,650 किलोमीटर तो पूरे गंगा का मैदान का क्षेत्रफल है। अब इसमें से भी अगर बात करें तो उत्तरी गंगा का मैदान 56,980 किलोमीटर और दक्षिणी गंगा का मैदान 33,670 किलोमीटर। अब इसको हम सारी चीज़ों को इस मैप में आप काफ़ी बेहतर तरीके से समझ लेंगे कि इधर सारी चीज़ें हैं। पहले एक बार यहाँ पे हम डिवीजन देख लेते हैं, ठीक है। तो जो भारत का बिहार का जो विशाल गंगा का मैदान है, इस विशाल गंगा के मैदान को 2 भागों में यानी गंगा रिवर बीचों बीच से 2 भागों में बांट देती है, उत्तर वाला उत्तरी बिहार का और दक्षिण वाला दक्षिणी बिहार का। अब उत्तरी गंगा के मैदान को भी 3 भागों में, सब कैटेगरी 3 भागों में बांटा गया है। इसमें से घाघरा गंडक द्वाब, गंडक कोसी द्वाब, कोसी महानंदा द्वाब। कहने का मतलब उत्तरी बिहार में जो भी नदियां फ्लो करती, द्वाब का मतलब होता है 2 नदियों के बीच के क्षेत्र को हम बोलते हैं द्वाब। तो उत्तर बिहार में जो नदियां फ्लो करती हैं उसमें अगर देखा जाए तो घाघरा और गंडक नदी के बीच के क्षेत्र को हम घाघरा गंडक द्वाब के नाम से जानेंगे। गंडक और कोसी नदी के बीच के क्षेत्र को गंडक कोसी द्वाब के नाम से जानेंगे, और कोसी से महानंदा नदी के बीच के क्षेत्र को कोसी महानंदा द्वाब के भी नाम से जानेंगे। तो द्वाब मतलब कि 2 नदियों के बीच के क्षेत्र को द्वाब, जैसे मान लीजिए कि पंजाब है तो 5 नदियों का क्षेत्र जिसमें बसा उसको पंजाब बोलते हैं, ठीक है। ये 3 द्वाब। फिर नीचे जाएंगे दक्षिणी गंगा के मैदान में तो एक गंगा सोन द्वाब, गंगा नदी और सोन रिवर के बीच में जो क्षेत्र है उसको गंगा सोन द्वाब के नाम से जान देंगे। फिर उसके पूरब में जाएंगे तो आपको मगध का मैदान मिलेगा, और उसके पूरब में जाएंगे तो फिर अंग का मैदान आपको मिलेगा। अंग महाजनपद आप एंसेंट बिहार में अगर पढ़े होंगे तो अंग महाजनपद के नाम सुने होंगे, तो वहाँ पे ये मिलेगा, ठीक है। तो इतना बात समझ गए। नेक्स्ट, दक्षिण का पठारी क्षेत्र, जो बिहार डिवीजन का यानी फिजियोग्राफिक डिवीजन का जो तीसरा पार्ट है वो है दक्षिण का पठारी क्षेत्र। दक्षिण के पठारी क्षेत्र में आप जाएंगे तो यहाँ पे कुछ छोटे छोटे माउंटेन्स हैं जिसके बारे में आपको पढ़ना है। इस माउंटेन में देखिए राजमहल की पहाड़ी, कैमूर की पहाड़ी, बराबर की पहाड़ी, राजगीर की पहाड़ी, खड़गपुर की पहाड़ी, बांका की पहाड़ी, ये सब एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन आते हैं कि
खड़गपुर पहाड़ी कहाँ पे है, राजमहल पहाड़ी कहाँ पे है, या किन जिला में ये विस्तारित है। तो इसलिए इन सारी चीज़ों को यहाँ पे जानना जरूरी है। तो पूरा जो आपका बिहार का फिजियोग्राफिक डिवीजन है, इस मैप को केवल दिमाग में रख लेंगे और थोड़ा सा बिहार का आपका मैप कौन सा जिला किधर है ये थोड़ा सा आपके दिमाग में होगा, तो आसानी से यहाँ से आने वाले हर एक क्वेश्चन को आप काफ़ी बेहतर तरीके से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो एक बार ध्यान से इसको आप भी अपने कॉपी में फ्लो चार्ट के माध्यम से इसको काफ़ी बेहतर तरीके से बनाकर फिर इसका थोड़ा सा बिहार के मैप के कौन से जिला कहाँ पर उस पर रिविजन लगा देंगे तो सारी चीज़ें कंफर्म हो जाएगी। अब इसका सबसे बेस्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो ये मैप आपको दिया गया है जो हमने बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो पूरा जो पीछे हमने बताया उसका सारा डिवीजन यहाँ पे दिया हुआ है। ध्यान से देखिए, ये आपका उत्तर का वहाँ पे लिखा हुआ है शिवालिक पर्वतीय क्षेत्र या फिर उत्तर पश्चिम का पर्वतीय क्षेत्र। इसको 3 भागों में, सोमेश्वर की पहाड़ी, फिर हरहा घाटी और फिर रामनगर दून, इसके बारे में भी अभी डिटेल्स हम आपको बताएंगे। ठीक है, लेकिन ये 3 पार्ट में यहाँ पे पश्चिमी चंपारण है ये, और पश्चिमी चंपारण का ये वाला क्षेत्र है। यहाँ पे शिवालिक माउंटेन है, हिमालय माउंटेन आप ये भारत के मानचित्र में देखेंगे तो ये आपका ग्रेटर हिमालय है, फिर मध्य हिमालय है और फिर शिवालिक हिमालय। इसी में जो शिवालिक हिमालय का हिस्सा है वो बिहार के पश्चिमी चंपारण के कुछ एरिया में है, उसी का पार्ट यहाँ पे आपको दिखाई देता है। फिर ये उत्तर बिहार का ये विशाल मैदान है, ये आपका गंगा रिवर है, ये वाला जाएंगे तो आपका ये गंगा रिवर है, गंगा नदी है, ये गंगा नदी। ठीक है, तो गंगा नदी के उत्तर वाला भाग उत्तर बिहार का मैदान, दक्षिण वाला भाग दक्षिणी बिहार का मैदान। ठीक है, और उत्तर बिहार के मैदान को यहाँ पे देखिए, ये घाघरा नदी, ये गंडक नदी, घाघरा गंडक द्वाब, गंडक नदी, कोसी नदी, गंडक कोसी द्वाब, कोसी नदी, महानंदा नदी, कोसी और महानंदा द्वाब। नीचे जाएंगे तो फिर यहाँ पे सोन गंगा का द्वाब है ये, फिर ये मगध का मैदान है, फिर यहाँ पे अंग का मैदान है। तो उत्तरी बिहार का मैदान और दक्षिणी बिहार का मैदान काफ़ी बेहतर तरीके से इस मैप को भी आप 2-3 बार बनाकर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो यहाँ से आने वाले हर एक क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, और लास्ट में जो बच गया बिहार का दक्षिणी पर्वतीय क्षेत्र या पठारी क्षेत्र, वहाँ पे कुछ यहाँ पे कैमूर का पठार, बराबर की पहाड़ी, गया का पहाड़ी क्षेत्र, राजगीर या गिरिया की पहाड़ी, खड़गपुर पहाड़ी, बांका की पहाड़ी, तो ये सभी पहाड़ियों के बारे में भी हम डिटेल थोड़ा बहुत समझेंगे और इसको लिखेंगे। ठीक है, तो ये है मैप के माध्यम से पूरा बिहार का फिजियोग्राफी, आपको फिजियोग्राफिक डिवीजन यहाँ से पता चल जाएगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सारे लेक्चर इस चैनल पे जाएंगे तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप भी लेक्चर सीरीज को पूरा कर सके। ठीक है, और बढ़िया लगे तो आप अपने दोस्तों के बीच भी इसको शेयर कर सकते हैं, क्योंकि बिहार ज्योग्राफी का ये महत्वपूर्ण लेक्चर है और पूरा यहाँ से सीरीज के माध्यम से पूरा ये कंप्लीट होगा। ठीक है, ये बेसिक जानकारी है। ठीक है, आगे देखते हैं, अब इसके बारे में डिटेल्स यहाँ पे लेते हैं। यहाँ से ये मैप आप गूगल से चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं, हालांकि हमने यहाँ पे डाउनलोड करके आपको दिखा दिया है। ये आपका देख रहे हैं गंडक रिवर है, फिर कोसी रिवर है, महानंदा रिवर, ये तो मैप भी जाएगा, आप आराम से इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट, और चीज़ों को थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। ठीक है, ये बात करते हैं, ये देखें हिमालय का, अब ये वाला हम मैप कर रहे हैं, ये वाला जो है इसको बारी बारी से हम करेंगे। हमारी कहानी शुरू होगी यहाँ से, इस शिवालिक पर्वतीय क्षेत्र से, इन तीनों को पढ़ेंगे, फिर मैदानी भाग इन सबको पढ़ेंगे, फिर लास्ट में उसको पढ़ेंगे। ठीक है, ये सारे स्लाइड्स में आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ से तो सबसे पहले हिमालय का पर्वत पदीय क्षेत्र या शिवालिक हिमालय या बिहार का उत्तर पश्चिमी पर्वतीय क्षेत्र के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से चीज़ों को आराम से समझ के फिर अपना नोट्स बनाकर अच्छा से आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो फिर ऑफलाइन क्लासेस यहाँ पे चलती है लक्ष्य सिविल सर्विसेज में, आप यहाँ कर भी कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं या फिर कमेंट में आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र, यह क्षेत्र हिमालय पर्वत श्रृंखला के शिवालिक श्रेणी का हिस्सा है। अभी हम आपको बताएं कि भारत का ये जो मैप है, ये ग्रेटर हिमालय है, ये मध्य हिमालय है, ये शिवालिक हिमालय है। तो सबसे नीचे जो शिवालिक हिमालय है उसी का हिस्सा, यह पश्चिमी चंपारण जिला के उत्तरी भाग में 70 किलोमीटर लंबे और 6 से 8 किलोमीटर चौड़े। ठीक है, तो ये आपका जो पश्चिमी चंपारण जिला है, इधर देखेंगे ये पश्चिमी चंपारण जिला है। तो ठीक है, यहाँ पे इसकी लंबाई और चौड़ाई यहाँ पे दिया हुआ है। इसे 3 भागों में विभाजित किया जाता है। सबसे पहले सोमेश्वर की पहाड़ी, फिर हरहा घाटी या धून घाटी और रामनगर दून। तो यहाँ पे आप जाएंगे, यहाँ पे तो सबसे पहले आपको मिलेगा सोमेश्वर की पहाड़ी, फिर हरहा घाटी, फिर रामनगर दून, जैसे इस मैप में आपको हमने दिखाया था। अब इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ये सोमेश्वर की पहाड़ी, हरहा घाटी और फिर रामनगर दून। ठीक है, तो बारी बारी से इसको करने जा रहे हैं। तो ये देखिए, अब सोमेश्वर की पहाड़ी, इसके बारे में पढ़ेंगे, सोमेश्वर की पहाड़ी के बारे में।
सोमेश्वर इस श्रेणी का विस्तार पश्चिमी चंपारण के त्रिवेणी नहर, आगे नदी सिस्टम जब हम पढ़ेंगे तो गंडक बैराज जो बनाया गया वहीं से ये त्रिवेणी नहर गंडक नदी से निकाला गया है, तो इसके बारे में हम समझेंगे। त्रिवेणी नहर से लेकर पूरब में भिकना थोड़ी दर्रा, पासेस दर्रा हिमालय के बीच जो आवागमन के लिए कुछ रास्ते होते हैं प्राकृतिक रास्ते, उसी को दर्रा बोलते हैं। पश्चिमी चंपारण में है ये दर्रा तक है। यह लगभग 75 किलोमीटर लंबा है तथा 788 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। बिहार में इसकी औसत ऊंचाई 5 से 6 किलो औसत चौड़ाई 5 से 6 किलोमीटर है। इस की सर्वोच्च चोटी सोमेश्वर का किला है। तो सोमेश्वर की पहाड़ी का जो सबसे ऊंचा चोटी है, ऊंचा पीक, वो सोमेश्वर का किला है 874 मीटर। इस क्षेत्र में नदियों के बहाव के कारण अनेक दर्रों का निर्माण हुआ है। ठीक है, मान लीजिए कि ये कोई पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी इलाका, अब यहाँ से कोई रिवर पास करेगा तो इसको तोड़ देगा, अब यहाँ से आवागमन का रास्ता हो जाएगा, उसी को हम पास या दर्रा के नाम से जानते हैं, जिसके माध्यम से भारत और नेपाल या बिहार और नेपाल के बीच ट्रेवल किया जाता है। इसमें से सबसे पहला दर्रा है जैसे सोमेश्वर का दर्रा, भिकनाथोरी दर्रा, मवात दर्रा, ये सभी दर्रे भारत और नेपाल या फिर बिहार और नेपाल के बीच आवागमन को मतलब आवागमन के लिए इम्पोर्टेंट है। इस भाग का निर्माण परतदार चट्टान या बलुआ पत्थर से होता हुआ है, अतः ये मुलायम चट्टान है। पिछले वाले लेक्चर आप देखेंगे तो वहाँ पर हमने बताया था कि 3 प्रकार के चट्टान होते हैं, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, अवसादी चट्टान को ही परतदार चट्टान कहते हैं, और एक रूपांतरित चट्टान, तो ये अवसादी या परतदार चट्टानों से ये बना हुआ है। नेक्स्ट अगर बात करें तो इसका दूसरा पार्ट है हरहा घाटी या फिर दून घाटी। यह घाटी रामनगर, दून तथा सोमेश्वर के मध्य स्थित है। तो ये वाला मैप अगर हम बार बार आप भी ऐसे बना के समझेंगे, यहाँ पे ये आपका सोमेश्वर की पहाड़ी है, सॉरी सोमेश्वर, ये आपका रामनगर दून है, और ये बीच वाला जो क्षेत्र है यही आपका हरहा घाटी या दून घाटी है। इस क्षेत्र में आ रही हरहा नदी के प्रवाह से इस कारण हरहा घाटी का निर्माण। घाटी मतलब नदी के आसपास का जो क्षेत्र होता है उसी को नदी घाटी के नाम से, जैसे गंगा नदी घाटी, ब्रह्मपुत्रा नदी घाटी, वैसे ही हरहा नदी इस क्षेत्र में प्रवाहित होती है, इसलिए इसको हरहा नदी घाटी क्षेत्र के नाम से जानते हैं। यह लगभग 24 किलोमीटर लंबी तथा गंगा की जलोढ़ मैदान से कुछ ऊंची है। इस क्षेत्र में जलोढ़ मृदा का विस्तार है। आगे अभी बताएंगे हम आपको जलोढ़ मृदा क्या होती है, इसी लेक्चर का पार्ट है, तो वहां पे समझेंगे उसको। नेक्स्ट इसका तीसरा पार्ट है रामनगर दून। तो रामनगर दून की अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए यह छोटी छोटी पहाड़ियों का क्रम है, मतलब बहुत सारी छोटी छोटी पहाड़ियों का क्रम है, जो 32 किलोमीटर लंबा तथा 6 से 8 किलोमीटर चौड़ा है। यह हरहा नदी घाटी के दक्षिण पश्चिम में अवस्थित है, मतलब हरहा नदी की घाटी के, ये तो बार बार हम ये मैप बना रहे हैं, आप भी बनाने के यहाँ पे प्रयास करेंगे। ठीक है, बीच में हरहा घाटी है और इसी के दक्षिण पश्चिम में ये अवस्थित है, जिसको रामनगर दून के नाम से जाना जाता है। इसकी सर्वोच्च चोटी संतपुर के निकट है। इसकी रामनगर दून की सर्वोच्च चोटी संतपुर के निकट है, इसलिए इसकी सर्वोच्च चोटी को संतपुर की चोटी के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान में रखना है, इसके हाईएस्ट पिक को संतपुर चोटी के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब बिहार का विशाल मैदान। तो हमने देख लिया उत्तर पश्चिम का पर्वतीय क्षेत्र या शिवालिक श्रेणी, जिसके 3 पार्ट है, सोमेश्वर की पहाड़ी, हरहा घाटी, और एक आपको मिलेगा नीचे जो सबसे रामनगर दून। तीनों के बारे में डिटेल्स में पढ़ लिए। अब बिहार फिजियोग्राफी डिवीजन का 2nd पार्ट है बिहार का विशाल मैदान। तो बिहार के विशाल मैदान के बारे में समझेंगे। यह 90,650 किलोमीटर में विस्तृत है, जो बिहार के कुल क्षेत्रफल का 96.26% है। इसका विस्तार नेपाल के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लेकर छोटा नागपुर के पठार के उत्तरी भाग तक है। यह मैदान गंगा तथा उसके सहायक नदियों के द्वारा लाई गई जलोढ़ मृदा से निर्मित है। ठीक है, अब ये नदियों और सहायक नदियों का जलोढ़ मृदा क्या होता है अभी आगे स्लाइड पे आएगा। ठीक है, इस मैदान की ढाल अत्यंत धीमी है। धीमी ढाल मतलब कि पानी यहाँ पे डालोगे तो धीरे धीरे ये नीचे जाएगा, तो अत्यंत धीमी है। इस मैदान की सर्वाधिक गहरा गर्त मोतिहारी के पास है। फैक्ट के तौर पे इसको याद रखना है कि इसका सबसे गहरा गर्त मोतिहारी के पास, जो पूर्वी चंपारण का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, वहाँ पे अवस्थित है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई मतलब बिहार के मैदान की 60 से 120 मीटर है। गंगा नदी इस मैदान की एक प्रमुख नदी है, जिसके पश्चिम से पूरब की ओर प्रवाह के कारण यह मैदान 2 भागों में विभाजित हो जाता है। यानी जो बिहार का ये विशाल मैदान है, ये 2 भागों में, गंगा नदी, उत्तर बिहार का मैदान और दक्षिण बिहार का मैदान। तो उत्तरी गंगा का मैदान और दक्षिणी गंगा का मैदान, मतलब गंगा रिवर इसको 2 भागों में क्या कर देती है, बांट देती है। ठीक है, आई होप कि ये सारी चीज़ें आप काफ़ी बेहतर तरीके से समझ रहे होंगे, आसानी से आप समझ लेंगे, बस थोड़ा सा धैर्य से वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। अब बात कर रहे हैं उत्तरी गंगा के मैदान के बारे में।
उत्तरी गंगा के मैदान का निर्माण गंगा एवं उसकी सहायक नदियों घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी, महानंदा के जलोढ़ निक्षेप से हुआ है। अभी अगला मतलब स्लाइड जो हमारा यहाँ पे है, इसमें स्पेशली हम जलोढ़ मृदा के बारे में आपको पूरी तरह से बताएंगे, खादर या जलोढ़ मृदा के बारे में। ठीक है, पहले इसको समझ लेते हैं। ठीक है, इस मैदान की ढाल उत्तर से दक्षिण एवं उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व है। मतलब इस मैदान की ढाल उत्तर से दक्षिण और उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की तरफ है। ठीक है, उत्तर बिहार का यह मैदान समतल और एक रूपी होने के बावजूद भी यहाँ की नदियाँ अपना मार्ग बदलने के लिए विख्यात हैं, अतः यह बड़े बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। तो उत्तरी जो गंगा का मैदान है, यहाँ पे आप देखेंगे इस वाले स्लैब में हमको आप बता रहे थे, तो उत्तरी जो गंगा का मैदान है, यहाँ पे बहुत सारी नदियाँ हैं। इधर घाघरा नदी, गंडक नदी, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी, महानंदा, ये सब रिवर उत्तरी बिहार में हैं। और इसका ढाल कम होने के कारण जैसे ही बारिश ज़्यादा होता है या फिर नेपाल गवर्नमेंट वहाँ से कुछ पानी रिलीज करती है, तो ढाल कम होने के कारण डायरेक्ट ये गंगा में नहीं पहुँच पाते हैं, तो आसपास काफ़ी बाढ़ की स्थिति बन जाती है। इसलिए उत्तर बिहार का पूरा ये रीजन बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र है, और हमें मतलब यहाँ पे बारिश के दिनों में या मानसून के दिनों में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र रहता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम बात कर रहे थे। ठीक है, ये देखिए नदियों के बड़े बड़े प्रदेश हैं जो बाढ़ के क्षेत्र में विशेष आकृति हैं, अपनी अलग अलग विशेषताएं रखती है। गंगा के दियारा क्षेत्र को बालू या अवसाद दिखाई देता है। उत्तरी गंगा के मैदान को 4 भागों में बांटा जाता है। पहला तराई क्षेत्र, दूसरा बांगड़ क्षेत्र, खादर क्षेत्र, चौर या मन क्षेत्र। ठीक है, ये बिहार की बात हो रहा है। अब इस स्लाइड को देखें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है, आप ध्यान से इसको समझेंगे तो आपको जब भारत का विशाल मैदान पढ़ते हैं तो वहाँ पे भी इसकी आपको चर्चा मिलती है। बांगर, खादर, जलोढ़ मृदा ये क्या होती है, इस फिगर से आप काफ़ी बेहतरीन तरीके से समझ सकेंगे। थोड़ा ध्यान से समझें और उसको हम समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, ये सब माउंटेन इलाका है, ये शिवालिक का रेंज है, शिवालिक या माउंटेन इलाका है, कोई भी माउंटेनियस शिवालिक हिमालय। और शिवालिक पे बहुत ज़्यादा मतलब अब हाइस्ट पे है तो वहाँ पे बर्फ तो जमा रहेगा, फिर वो बर्फ पिघलेगा तो वहाँ से जल धारा बाहर निकलेगी, या फिर मानसून के समय जब बारिश होगा तब यहाँ से नदी ये बाहर निकलेगी। तो जैसे एक रिवर का एग्जाम्पल हमने, ये नदी यहाँ से बाहर निकल रही है। अब ये नदी जब अंतिम रूप से किसी बड़े नदी में जाकर अपनी जल को डिपॉजिट करेगी, उस समय बहुत सारे लैंडफॉर्म का इधर निर्माण करेगी। ठीक है, तो मान लो कि इधर से निवल पहाड़ी इलाकों से निकलती है, तो अपने रास्ते में आने वाले माउंटेन्स वगैरह को तोड़ते तोड़ते बड़े पहाड़, छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े इस क्षेत्र में आकर, मतलब सबसे पहले ये छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। सभी पहाड़ों के टुकड़े वाले हिस्से हैं। तो सबसे ये गोला गोला जो येलो कलर का दिख रहा है, इस क्षेत्र बोलते हैं भाभर क्षेत्र। मतलब नदियाँ इधर से मान लो कि जल निकला तो जल आकर इस क्षेत्र में लगभग विलुप्त हो जाती है। इतना कक्कड़ कंकड़ पत्थर से ये बड़ा क्षेत्र है, इधर आपको जल फिर से नहीं दिखेगा। नदियाँ इस क्षेत्र में विलुप्त हो जाती है भांबर क्षेत्र में, क्योंकि ये सब बड़े बड़े कंकड़ पत्थर वाला इलाका है, और यहाँ पे जैसे ही जल जाएगा उसमें विलुप्त हो जाएगा। परंतु जैसे ही ये कंकड़ पत्थर वाला क्षेत्र खत्म होगा, नदी जब आगे फ्लो करके बाहर आएगी या इस क्षेत्र से बाहर निकलेगी, तब इस वाले क्षेत्र में पहुंचेगी। अब जो नदी यहाँ पे जल सोख कर नीचे कंकड़ पत्थर सोख लिए हैं, वापस से जल यहाँ पे इस क्षेत्र में वापस से ये जल आपको देखने लगेंगे। और ये पूरा क्षेत्र जैसे आप देखते हैं ना, पसीना या पानी होता है तो तर बतर ऐसे, तो ये वाला क्षेत्र पूरी तरह से तराई, या इसको भाभर, ये भाभर है, ये भाबर है, दोनों में अलग है और शब्द का फर्क है। वहाँ पे भौ फिर भौ है, यहाँ पे बौ है। इस क्षेत्र को पूरा तराई क्षेत्र या फिर भाभर क्षेत्र के नाम से जानते हैं। बिहार के मैदानी पार्ट में देखें तो ये वाला पार्ट बिहार में नहीं है, बिहार में ये वाला है, तराई क्षेत्र से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो तराई क्षेत्र या फिर इसको भाभर। फिर नदी जब आगे बढ़ेगी तो ये वाले क्षेत्र में यानी तराई क्षेत्र से आगे जब नदी यहाँ से निकलकर आगे बढ़ेगी, तो यहाँ पे 2 प्रकार के हम लैंडफॉर्म आपको दिखाए हैं। अब ये 2 प्रकार के लैंडफॉर्म में आप देखेंगे तो मान लीजिए कि नदी इतना दूर में फ्लो कर रही है, लेकिन नदी में जब जल की मात्रा बढ़ जाएगी या नदी में जब पानी की मात्रा बढ़ जाएगी, कब होगा, जाहिर सी बात है कि मानसून का जब समय होगा तो उस समय जल की मात्रा बढ़ जाएगा। जल की मात्रा बढ़ जाएगा तो नदी का उपवाह क्षेत्र पहले इतना था और फिर ये बढ़ जाएगा, तो नदी का पानी पहुंच जाएगा यहाँ तक, इधर से नदी का पानी पहुंच जाएगा यहाँ तक। कोई दिक्कत? थोड़ा ध्यान से इस बातों को समझना है। ये आपका कौन सा क्षेत्र हो गया, भाभड़, कंकड़ पत्थर वाला सब इलाका है। जैसे ही रिवर यहाँ से नदी का जल बाहर निकलता है या रिवर्स वहाँ से बाहर निकलती है, ये सब सोख लेता है। ये है तराई क्षेत्र, यहाँ पे वापस से जल आपको दिखने लगता है, दलदली इलाका है, वापस से जल आपको दिखने लगता है।
लेकिन जैसे ही रिवर आगे बढ़ेगी पानी का मात्रा बढ़ जाएगा इसमें, और इसका फैलाव मान लीजिए कि यहाँ तक हो गया, यहाँ तक इसका फैलाव हो गया। अब नदियों के द्वारा जो अवसाद लाकर और बाहर डिपॉजिट कर दिए जाते हैं उसी को हम बोलते हैं जलोढ़ मृदा। तो देखो मान लीजिए कि इतना दूर में नदी फ्लो कर रही है, ठीक है, सामान्य अवस्था में इतना दूर में है, लेकिन अब थोड़ा सा दिमाग लगेगी, जब नदी में जल की मात्रा बढ़ेगा तो जैसे ही जल की मात्रा बढ़ेगा नदी का एक्स मतलब चौड़ाई या उसका अपवाह क्षेत्र वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जब तक पानी का मात्रा रहेगा ये पूरे अपने फुल फॉर्म में अपवाह क्षेत्र में प्रवाहित होंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब मान लो कि जैसे ही अक्टूबर नवंबर का समय होगा, इसमें पानी की मात्रा, क्योंकि मानसून तो जा चुका है, पानी की मात्रा कम होगी तो वापस से नदी सिकुड़ कर अपने फिर से अपने जगह पे आ जाएगी। अब नदी का जो पानी यहाँ तक गया हुआ था, जो अवसाद ले जाकर इधर डिपॉजिट किया गया, इसी अवसाद को या इसी जमाव को जलोढ़ मृदा के नाम से जानते हैं। तो हमेशा वैसी मृदा जो नदियों के द्वारा हमेशा हर वर्ष वहाँ पे नई नई मृदा का निर्माण किया जाता है या नई नई मृदा का डिपोजिशन किया जाता है, तो इस मृदा को हम जलोढ़ मृदा के नाम से जानते हैं। अब इसके भी दो पार्ट है, एक है बांगर जिसको हम बोलते हैं पुरानी जलोढ़ मृदा, तो इसको हम बोल सकते हैं पुरानी जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मृदा। और एक है ये खादर जिसको हम नवीन जलोढ़ मृदा, नवीन जलोढ़ मृदा के नाम से भी
ठीक है, तो जलोढ़ मृदा तक वाला स्लाइड अब शायद आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम से सारे स्लाइड मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसके बारे में हमको करना है कि ये तराई क्षेत्र, बांगर क्षेत्र, खादर क्षेत्र क्या होता है, इसके बारे में अब समझ। ठीक है, आते हैं ये बोर्ड पे। अब ये वाला जो क्षेत्र है, बारी बारी से इसके बारे में हम सबसे पहले तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र आपको पर्वतीय श्रृंखला का दक्षिण में पश्चिम से पूर्व की ओर एक संकीर्ण पट्टी के रूप में है। तो ये आपका जो बिहार का मैप है, बिहार का मैप, तो ये वाला पतला जो ऊपर वाला बेल्ट है, ये वाला शिवालिक से सटे वाला, वो तराई क्षेत्र है। ठीक है, इस तराई क्षेत्र को भाभर, ब लिखे हुए हैं, भाभर नहीं, भाभर भी कहा जाता है। बांगर क्षेत्र यानी पुरानी जलोढ़ मृदा है या पुरानी जलोढ़ मृदा है। इस क्षेत्र के अंतर्गत प्राकृतिक बांध तथा दोआब के मैदान पाए जाते हैं। फिर नवीन जलोढ़ खादर क्षेत्र, यह नवीन जलोढ़ मृदा का विस्तृत क्षेत्र है जिसका विस्तार गंडक से लेकर कोसी नदी तक आपको पाया जाएगा। ठीक है, गंडक से। फिर चौर का मैदान, उत्तरी गंगा के निम्न भूमि जो वर्षा के समय पानी से ढका रहता है उसको चौर मैदान के नाम से जानते हैं। ठीक है, और एक होता है गोखुर झील। गोखुर झील क्या होता है, एक बार इधर देखिए, इधर से कोई नदी मान लो कि इतना दूर में फ्लो कर रही है, कभी नदी में पानी की मात्रा बढ़ा, हेलो हेलो, नदी में पानी की मात्रा बढ़ा और नदी का जल यहाँ तक एक्सपेंस कर गया और बाद में ये नदी फिर से अपने जगह पे आ गई। इधर जो पानी गया है, मान लो किसी जगह पे वो किसी चारों तरफ लैंड एरिया से घिर कर वहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाएगा, इस क्षेत्र को झील का निर्माण हो जाएगा और इसको हम बोलते हैं कौन सा झील, गोखुर झील। ठीक है, तो उत्तरी बिहार में बहुत सारे गोखुर है, आगे जब हम झील वाला टॉपिक करेंगे तो फिर वहाँ पे आप समझेंगे। नेक्स्ट, अगला अब जो हमारा होगा तराई क्षेत्र, ये तो देख लिए हम कैसे कैसे पूरा डिवीजन है। अब नेक्स्ट इसका पार्ट है ये दक्षिणी गंगा। अब देखो, उत्तरी गंगा के मैदान को हम तीन भागों में बांटते हैं। उत्तरी गंगा का जो मैदान है इसे तीन भागों में बांटते हैं। क्या वर्गीकृत किया जाता है, घाघरा गंडक द्वाब, या घाघरा गंडक, सॉरी, घाघरा गंडक द्वाब, घाघरा और गंडक नदी के बीच का क्षेत्र। अब रिवर सिस्टम, नेक्स्ट टॉपिक आपका जो है बिहार का अपवाह तंत्र या रिवर सिस्टम। गंडक कोसी द्वाब, गंडक और कोसी बीच का क्षेत्र है गंडक कोसी द्वाब। फिर यहाँ पे कोसी महानंदा द्वाब, कोसी और महानंदा नदी के बीच में है, इन तीनों के द्वाब अलग अलग हैं। ठीक है, नेक्स्ट दक्षिणी गंगा का मैदान। अब उत्तरी हम पढ़ लिए, अब दक्षिणी गंगा के मैदान। गंगा नदी के दक्षिणी तट का छोटा नागपुर के पठार तक, यानी ये आपको देखिएगा, ये बिहार का मैप हो गया, इधर से आप देखेंगे तो ये बिहार का मैप हो गया, बिहार का, ये गंगा रिवर हो गया। तो ये गंगा नदी के दक्षिण से लेकर ये छोटा नागपुर का पठारी इलाका है, यहाँ तक इसका विस्तार है। यह मैदानी भाग पूर्व की अपेक्षा पश्चिम में अधिक चौड़ा है, ये पूर्व भाग आपका ज्यादा चौड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट, इस मैदान के मध्यवर्ती भाग में जगह जगह पे पहाड़ियां उभरी हुई है, जिसमें पहाड़ियां जैसे बराबर की पहाड़ी, रामशिला की पहाड़ी, जेठियन पहाड़ी, राजगीर पहाड़ी, गिरियक पहाड़ी, शेखपुरा की पहाड़ी इत्यादि मतलब इस मैदान में पाए जाते हैं। पहाड़ियों के कारण दक्षिण मैदान की एकरूपता भंग हो गई है, मतलब जो एक पूरा मैदानी इलाका और बीच बीच में मान लो कि ये मैदान है, लैंड एरिया, अभी बीच बीच में कहीं पे माउंटेन्स है, तो इसकी एकरूपता मतलब कि पूरी तरह से प्लेन, जैसे उत्तरी बिहार का प्लेन मैदान है वैसे दक्षिण बिहार का नहीं है, क्योंकि इसमें बीच बीच में कुछ कहीं कहीं पे पहाड़ और पठार है, इससे इसकी एकरूपता भंग हो गई है। गंगा नदी के दक्षिण मैदान की संरचना छोटा नागपुर के गंगा से प्रवाहित होने वाली नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मृदा से हुआ है। तो गंगा और उसकी सहायक नदियों के द्वारा जो जलोढ़ मृदा लाया गया है वहीं से इसका फॉर्मेशन। इस क्षेत्र की प्रमुख नदियां सोन, पुनपुन, फल्गु, क्यूल इत्यादि हैं, जो एक मौसमी या बरसाती नदियां हैं। नेक्स्ट चैप्टर रिवर्स जब पढ़ेंगे तो पता चलेगा आपको दो प्रकार की नदियां भारत में डिवीजन किया जाता है। एक पर्वतीय नदी है जो हमेशा जल उसमें रहता है, एक होती है मौसमी नदियां जिस मानसून के समय उसमें जल रहेगा, मानसून के बाद तो उसमें जल नहीं रहेगा। तो इसका डिवीजन हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। बरसात के मौसम में इन सभी नदियों में जल बख्तियारपुर और क्यूल तक के विशाल जलीय पाया जाता है, जिसे टाल क्षेत्र है। ये बख्तियारपुर से क्यूल नदी तक का क्षेत्र को टाल क्षेत्र के नाम से जानते हैं, थोड़ा सा दिमाग में रखना। दक्षिणी गंगा के मैदान को तीन वर्गों में विभाजित किया जाता है, यानी सोन और गंगा नदी के बीच के क्षेत्र को सोन गंगा द्वाब, नीचे मगध का मैदान, सोन नदी से क्यूल नदी के बीच के क्षेत्र को मगध का मैदान, फिर अवध का मैदान क्यूल नदी से लेकर राजमहल की पहाड़ी तक आपको क्यूल का मैदान के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे देख लेते हैं, कुछ और बातें हैं। दक्षिण का पठारी क्षेत्र भी लास्ट है, एक दो स्लाइड है, 2-4 मिनट बाद क्लास ओवर हो जाएगा। बिहार के दक्षिणी भाग में पश्चिम से पठारी क्षेत्र है, इसका विस्तार पश्चिमी में कैमूर पठार से लेकर पूरब में बांका पहाड़ी तक है। ठीक है,
अब ये वाला पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं, ये वाला पार्ट जो बिहार है, बिहार का, तो ये कैमूर पहाड़ी से लेकर यहाँ पे बंका पहाड़ी तक वाला पार्ट हम बातचीत, ठीक है। इसके अंतर्गत कैमूर का पठार, गया का दक्षिणी भाग, राजगीर, गिरियक पहाड़ी, नवादा, क्यूल एवं बंका की पहाड़ी क्षेत्र भी शामिल है। तो सब डिस्ट्रिक्ट के नाम पे ही है, आपको जिला बस थोड़ा बहुत यहाँ पे आइडिया होगा तो सारी चीजें आसानी से समझ में आ जाए। इसलिए बिहार की अवस्थिति एवं विस्तार में सारे डिस्ट्रिक्ट जो कराए गए थे थोड़ा आपको दिमाग में रखना है। दक्षिण का पहाड़ी भाग को 4 उप भागों में बांटा जाता है, कैमूर का पठार, गया का पहाड़, राजगीर या गिरियक पहाड़ी, नवादा या क्यूल या बंका की पहाड़ी। आगे इसका डिटेल्स आपको यहाँ पे मिलेगा। जैसे कैमूर का पठार, यह पठारी क्षेत्र बिहार के दक्षिण पश्चिम में, ये बिहार का मैप है, बिहार का मैप है, ये बिहार का मैप है। तो यहाँ पे दक्षिण पश्चिम में यह पठार, पठारी बिहार के पश्चिम, दक्षिण पश्चिम में यह पठार 1280 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है, जिसका अधिकांश भाग कैमूर में और लगभग 800, मतलब इसका ज़्यादातर कैमूर में है, बाकी हिस्सा रोहतास में पड़ता है, इसलिए रोहतास का पठार भी इसे कहा जाता है। इस क्षेत्र का सबसे ऊंचा क्षेत्र रोहतासगढ़ है, जिसकी ऊंचाई लगभग 495, मतलब यहाँ का सबसे हाईएस्ट जो क्षेत्र है वो रोहतासगढ़ है, जिसका ऊंचाई 495 मीटर है। सोन नदी इस पठारी भाग को 2 भागों में, मतलब सोन नदी इस पठार के बीचों बीच से जाती है और इसको 2 भागों में बांट देती है। यह विंध्यकालीन चट्टानों का हिस्सा है। बिहार में कौन कौन से चट्टान पाए जाते हैं, बिहार के भूगर्भिक वाले लेक्चर काफी बढ़िया से समझाया गया। नेक्स्ट, गया का पहाड़ी क्षेत्र। गया के दक्षिणी भाग में कई लंबी पहाड़ियों का क्रम है जो मैदानी भागों में अवस्थित है। ये छोटा नागपुर, पठार, गोंडवाना का ही उत्तरी विस्तार है। आर्किन चट्टान, गोंडवाना, ये सारा चीज पढ़ाया गया है। यह शहर 4 ओर से पहाड़ियों से घिरा है, जिसमें प्रेतशिला, रामशिला, कटारी, ब्रह्म योनि और आगे द्वार आदि प्रमुख है। तो ये सब माउंटेनियस पहाड़ी इलाका है। बिहार लोक सेवा परीक्षा पास करके आप जब डिपार्ट गया में ट्रेनिंग सेंटर में जाएंगे, ये सारे माउंटेन्स, ये प्रेतशिला माउंटेन है, उसी के जस्ट बगल में बिपाट का विशाल भवन बना हुआ है, जहाँ पे सब प्रशिक्षु पदाधिकारी लोग वहाँ पे ट्रेनिंग लेते हैं। तो हम लोग जब ट्रेनिंग में गए थे, ये सारा लोकेशन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो बढ़िया से पढ़िए और 17वीं में रिजल्ट लीजिए, उसके बाद से फिर बहाने इस सफ़र का मजा लीजिए, ठीक है। ओके। नालंदा जिले के दक्षिणी छोर पर राजगीर पहाड़ियाँ अवस्थित है, जिसका विस्तार गया के पश्चिमी और पूर्वी भाग गिरियक पहाड़ी है। तो ये सब गया में पहाड़ी है। एक जो स्लाइड हम पीछे दिखाए थे, उस स्लाइड में सारा चीज़ है, और वो स्लाइड आपको टेलीग्राम पे हम अभी थोड़ी देर में पोस्ट करेंगे, वहाँ से आप देख। नेक्स्ट, राजगीर या गिरियक पहाड़ी, यह मध्य दक्षिण बिहार के मैदानी भाग में स्थित है। यह नालंदा जिले में पड़ता है, परंतु इसका हिस्सा जिले में भी पड़ता है। तो मैप बस थोड़ा सा दिमाग में रखना है, चीजें समझ में आएगी। इसके दक्षिण में रत्नागिरी पर्वत तथा रत्नागिरी के दक्षिण में बिखरी हुई पहाड़ियों का समूह है। पूर्व में शांति स्तूप गया में है, शांति स्तूप के नाम से भी जाना जाता है। नवादा, क्यूल और बंका की पहाड़ी क्षेत्र त्रिभुजाकार रूप में फैली हुई खड़गपुर की पहाड़ियां हैं, जिनका अधिकांश विस्तार मुंगेर में है। इस पहाड़ी क्षेत्र में बाकिया, मंदार, जागेश्वरी, शेखपुरा, सुकरपीठ आदि पहाड़ियां अवस्थित है। ये छोटी छोटी पहाड़ियां कौन सी जिला में अवस्थित है, क्वेश्चन आपको ज़्यादातर डिस्ट्रिक्ट वाइज ही पूछा जाता है, बढ़िया से इसको तैयार कर लेना है, ठीक है। थैंक यू। ये लास्ट स्लाइड था, और इस पूरे लेक्चर के माध्यम से बिहार के फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ बिहार हमने करा दिया है। आप इसको अच्छा से एक बार देख के अपना नोट्स बना के एक बार रिविजन कर लें, उसके बाद से बिहार पीसीएस के क्वेश्चन आप उठा के या दरोगा के क्वेश्चन उठा के आराम से अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने पूरा बेहतरीन तरीके से मैप के थ्रू भी समझा दिया है, और ऐसे सिंपल भी हमने आपको बता दिया। वीडियो अच्छा लगा हो और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो भी नया वीडियो आए नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें, तो भी थोड़ा सा जानकारी उपलब्ध। ओके, धन्यवाद। नेक्स्ट लेक्चर इसका होगा बिहार में अपवाद तंत्र, बिहार में कौन पर कहाँ पे फ्लो करती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।